सबसे पहले मैं आप सभी को मैत्रीपूर्ण प्रणाम करता हूँ। चूँकि इस भारत यात्रा का मेरा जो उद्देश्य है और आप लोगों से मिलने के पीछे भी मेरा यही उद्देश्य है कि पूरे भारत में मैं मैत्री भावना स्थापित करने के लिए और मानवता का प्रचार करने के लिए निकला हुआ हूँ। और इस यात्रा को मैंने यहीं माघी आदापुर से शुरू किया है और आज इसका 9वां दिन है। और आप सभी से मैं इसीलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि जो कि यूथ जो लोग हैं, नौजवान वर्ग, ये आने वाले भारत का भविष्य है। और देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं कि समाज में लगातार द्वेष की भावना, जो दुश्मनी की जो भावना पैदा किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो या सामाजिक संगठनों के तरीके से हो या धार्मिक तरीके से हो। किसी भी तरीके से लोगों में और ख़ास करके युवाओं के जीवन को बर्बाद करने के लिए, और यूथ को बर्बाद करना मतलब देश के भविष्य को बर्बाद करना है। और मैं इसी आधार पे ख़ास करके युवाओं को ही टारगेट करके चल रहा हूँ, ताकि कम से कम जो लोग अपने जीवन को बिता चुके हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सके वे अपनी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूथ जो अभी-अभी भारत का भविष्य बनने वाले हैं या अभी जो तय कर पा रहे हैं, जो 18 साल से ऊपर है, जो वोट दे सकते हैं, इन सभी के अंदर में एक ख़ास चीज़ की कमी मुझे देखने को मिल रही है। क्योंकि पढ़ा लिखा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था कि अगर इस समाज में अगर 1000 भी अगर वकील हो जाता है, 1000 डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं, तो ये समाज का जो भविष्य ही बदल जाएगा, इसका पूरा रूपरेखा ही बदल जाएगा। लेकिन आज भारत में 1 लाख से ज़्यादा वकील, 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर, 1 लाख से ज़्यादा डॉक्टर सब है, लेकिन कहीं बदलाव नहीं दिख रहा है। क्योंकि भारत के संविधान को जब वो सौंप रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में, तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि ये कितना ही महान ये किताब है और कितना ही बड़ा ये संविधान है, अगर इसे आचरण में लाने वाले लोग अगर गलत होंगे तो ये गलत साबित हो जाएगा। और आज वर्तमान में हम इस चीज़ों को देख पा रहे हैं कि अगर जो लोग आचरण में लाने वाले जो लोग हैं, अगर वो गलत है, तो संविधान का किसी भी तरीके से तोड़-मड़ोड़ करके इसका उपयोग गलत तरीके से कर ही ले रहे हैं। और बैठिए, बैठिए। तो गलत तरीके से इसका उपयोग किसी न किसी प्रकार से हो ही जा रहा है, क्योंकि गलत हाथों में, गलत आचरण वाले लोगों के हाथों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े-लिखे लोगों के हाथों में नहीं है, पढ़े-लिखे लोगों के हाथों में है, लेकिन आचरण वाले नहीं हैं। यहाँ बात आती है नैतिकता की, नैतिक शिक्षा की, जो भारत में और भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें पाई नहीं जाती है। भारत की ये जो नैतिक शिक्षा है, ये ना तो स्कूलों में दी जाती है, और मूलतः ये शिक्षा घर परिवार से और माँ-बाप से मिलनी चाहिए, जो कि वो भी नहीं मिल रहा है। 14 अप्रैल को ही मैंने जब शुरुआत की माघी से, और माघी से मैं निकला पैदल यात्रा पे, और बरवा में ही मुझे रोका गया। और वो कार्यक्रम के समय समय शाम में था और मैं सुबह ही मुझे वहाँ पे रोका गया था। तो मैं बैठ कर के बहुत सारी चीज़ें मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि सभी के सभी रैली में गए हुए थे। तो मैं अकेले बैठा हुआ था और आस-पास की चीज़ों को नोटिस कर रहा था। क्योंकि उस गाँव में आज तक मैंने फ्रीली बैठा नहीं था कहीं पे भी। हुआ ये कि छोटे-छोटे बच्चे आपस में माँ-बहन की गालियाँ दे रहे थे, और वो गालियाँ दे रहे थे, वो बड़ी बात नहीं है कि वो गालियाँ दे रहे थे। गालियाँ जो छुप करके देते हैं अकेले में अपने आप में, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे उनके पिता कहे या चाचा लोग कहे, वे लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने से कोई भी ये बातें नहीं कहा कि ये गाली देना गलत है। और इससे उनका मनोबल बढ़ रहा है।
अब वो ऐसे बच्चे जो बचपन से माँ-बहन की गालियाँ दे रहे हैं, वो क्या बड़े होकर के नैतिक हो सकते हैं? क्योंकि आप तो उनको बचपन से ही संस्कार नहीं दे रहे हो। और जब वो बड़े होकर के जब अपने पिता को गाली देते हैं ना, तो पिता कहता है कि मेरा बेटा फलाना की वज़ह से बिगड़ गया है। वो अचानक कोई बिगड़ता है क्या? अचानक से कोई नहीं बिगड़ता है। और जिसके अंदर संस्कार नहीं है और जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, भले ही जीवन में पैसे कमा लेगा, लेकिन वैसा समाज कभी भी शासक करती जमात नहीं हो सकता है। शासन नहीं कर सकता, क्योंकि शासन करने के लिए अनुशासन और संकल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और धर्म के मुताबिक मैं बताऊँ, बुद्ध ने प्रकृति के नियम पे खासकर बहुत बातें की हैं और प्रकृति के नियम को ही समझाने की वो पूरी कोशिश की है। प्रकृति का नियम कहता है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। आपका उद्देश्य सही है या गलत है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अनुशासित और संकल्पित हो या नहीं। क्योंकि अगर कोई गलत व्यक्ति भी है, गलत उद्देश्य लेके चल रहा है, लेकिन अगर वो संकल्पित है और अनुशासित है, तो अपने जीवन में सफल हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री हो या ऐसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। गलत उद्देश्य आपको दिखता होगा कि वो व्यक्ति गलत है, लेकिन उसका अनुशासन और उसका संकल्प ही उस जगह तक लेकर के जाता है। और इस समाज को, जिस समाज की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो नैतिक शिक्षा नहीं, और नैतिकता कहाँ से आएगी? पहले तो सबसे पहले तो परिवार से आती है, जो कि परिवार में वो चीज़ें सिखाई नहीं जा रही हैं। मैं एक दिन अपने मामा के यहाँ ही बैठा हुआ था। मेरा ननहर हुआ यहाँ पे मानिकपुर में, जानते होंगे आप। हाँ, गायघाट। तो वहाँ जब मैं बैठा हुआ था, पिछले साल ही जून जुलाई की बात है, जो खेती चल रही थी, तो बैठ कर के मैं खेती को देख रहा था। तो मामा उस समय समझाए कि बड़ा मेहनत है खेती करने में, क्योंकि मैं कभी गाँव में रहा नहीं। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि खेती करने में बड़ा मेहनत लगता है। तो मैंने बोला क्या-क्या लगता है मामा? तो उन्होंने बताया कि पहले तो इस मिट्टी को कोड़ना पड़ता है। अभी बोने का काम नहीं हुआ है, अभी मिट्टी की कोड़ाई चलती है। उसको कोड़ करके उसमें खाद मिलाया जाता है, पानी डाल करके इतना छोड़ा जाता है कि वो पूरा का पूरा पानी से सींचे पूरा ज़मीन, और धीरे-धीरे वो उपजाऊ बने, खाद डाले जाते हैं उसमें, मिट्टी को खोद करके। उसके बाद उसमें लाइनिंग डाली जाती है। लाइनिंग डालने के बाद भी अभी बीज उसमें डाला नहीं जाता, उसमें अभी रोपनी होती है। वो थोड़ा-सा जब बड़ा होता है, तो उसके साथ-साथ छोटे-मोटे और भी अलग-अलग घास उगते हैं, जिसको जनेरा शायद कहते हैं आप। सही कह रहा ना? जनेरा। जनेरा भी है, घास भी है, हाँ, बहुत धनिया तो भी कुछ चीज़ें उगती हैं। तो उन्होंने बताया कि समय-समय पे क्या करना पड़ता है कि उस घास को भी काटना पड़ता है। और समय-समय पे हमें समय देख करके, ऐसा नहीं है कि बेटाइम, समय-समय पे उसमें पानी डालना और समय-समय पे उसको घास डालना। अब महीना भर हुआ तो कौन-सा डालना है, खाद डालना है। उसपे कीड़े ना पड़े, उसके लिए उसपे हम लोग कीटनाशक की छिड़काव करते हैं। और ऐसे करके लगभग 2-3 महीना उसकी रखवाली करके उसे बड़ा किया जाता है, तब जाकर के एक अच्छा फसल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब एक किसान जाकर के बीज भंडार में जाता है, तो क्या कहता है? सबसे अच्छा वाला बीज दिया। मतलब एक भी फेल नहीं होना चाहिए उसमें से, बीज में से। तो उस समय में एक चीज़ उसी समय मेरे दिमाग में आया कि जब हम एक फसल उगाने के लिए, एक चावल और गेहूँ को उगाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, और एक पॉइंट छोटी-छोटी चीज़ों पे हम फ़ोकस करते हैं कि किस समय पे कौन-सा खाद डालना है, किस समय कौन-सा कीटनाशक की छिड़काव करना है, किस समय पे हमें पानी छोड़ना है, किस समय पे जब वो घास उग रहे हैं उसको हमें काटना है। इतनी बारीकियाँ जब हम करते हैं एक फसल को उगाने में, तो मुझे आप सभी से ये चीज़ें जानना है कि वो फसल से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके बच्चे हैं या नहीं हैं? बच्चे हैं, बच्चे भी है, अनाज भी है। अनाज तो है ही, वो अनाज बिगड़ जाएगा तो कल जाकर के सही भी हो जाएगा, वो नष्ट हो गया उस पे आपको दुःख नहीं होगा। अनाज अगर बर्बाद भी हो जाता है, तो इंसान को उतना नहीं होता है कि हाँ नेक्स्ट बार मैं फिर से कर लूँगा।
तो हम इतना जब फ़ोकस करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ पे आती है, एक ख़ास चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन नहीं, एक मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। लेकिन बात सब पे कर रहा हूँ तो एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जनरेशन को आप पैदा करने वाले हो या पैदा कर रहे हो। तो इसीलिए ये वैज्ञानिक दृष्टि मैं देने के लिए आया हूँ। एक वैज्ञानिक सोच देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि मेरा जो कारवां है, जहाँ तक मैं मुझे पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचाया है। अब इससे आगे ले जाने का काम तुम लोग का है। उससे आगे मैं ले जाने का कार्य कर रहा हूँ। और जहाँ तक बन पड़े इस वैज्ञानिक सोच को और इस दृष्टि को हम चाहेंगे ध्यान से सुन करके इसे एक्सेप्ट करें, और बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग आएगी। जो चेंजिंग अभी करना है उसके बारे में मैं बताऊँगा। लेकिन जो चेंजिंग हम बचपन से ही किया जा सकता है, पैदा होने से पहले तक, वो कैसे किया जा सकता है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक रिसर्च के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि मैं अपनी सरल भाषा में समझाने के लिए आप लोगों को खेती का मैंने उदाहरण दिया। आपने एक फसल को उगाने के लिए एक अच्छे बीज को चुना, जो 100% रिजल्ट देता है, उसमें से दाना खराब नहीं होना चाहिए, ये बातें हम बोल करके आते हैं। और इसीलिए बड़ा महंगा अभी बीज जो मिल रहा है, बड़ा महंगे मिल रहे हैं। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चा पैदा करना हो तो उस समय क्या किया जा रहा है, जितनी भी, क्योंकि बुद्ध पुरुषों ने कहा और साइंस भी ये बात को मानती है कि जैसा हमारा आहार है वो हमारे विचार को तय करती है। हमारा आहार हमारे विचार को प्रभावित करती है और हमारा विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, थिंकिंग लेवल को। आज वर्तमान में ये चीज़ें पूरी दुनिया में, ऐसे तो करोड़ों प्राणी हैं, जीव जंतु हैं इस धरती पे, लेकिन पूरे दुनिया में आप एक बात बताएं कि गेहूं की खेती किस महीने में होती है? नवंबर में। चावल की खेती जून शुरू होता है, मैंने जून से बीज बोया जाता है और भादों में लगभग सब सिंचाई किया जाता है। तो जून में गेहूं को क्यों नहीं बोया जाता है? प्राकृतिक के चीजों से। अब बात आता है यहाँ पे कि भारत में, जो कि भारत एक समय में विश्व गुरु रहा, ये बातें तो आपको पता है, लेकिन किस लेवल पे जाकर के वो विश्व गुरु हुआ था, उस पॉइंट को मैं बताना चाहता हूँ। अभी प्रकृति का नियम आ गया ना, कि प्रकृति का जब नियम कहता है कि इस समय इस फसल को उगाना है, उसी समय उगाया जा रहा है, इससे पहले नहीं। और सीजनली जो फूड होते हैं वही शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। ये बातें पेड़ पौधों पे भी लागू होती है, अदर जीव जंतु पे भी लागू होती है। कोई भी जानवर किसी भी महीने में बच्चा पैदा नहीं करता। सही कह रहा ना? कोई भी जानवर किसी भी महीने में बच्चा पैदा नहीं करता, सिवाय इस धरती पे इंसान को छोड़ करके। ये सीजनली नहीं है। एक सबसे पहला दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये प्रकृति के नियम के अनुसार इंसान चल नहीं रहा है। पहली बात, एक तो सीजन ही खराब चुन रहा है, मतलब अपने मुताबिक 12 मास बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं 12 मास। एक सबसे बड़ा फॉल्ट। दूसरा सबसे बड़ा फॉल्ट है बीज का। बीज कैसे तैयार होगा? जो आप खाते पीते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं और जैसा आचरण है आपके आसपास का, ये सारी की सारी चीजें प्रभावित करती है। आप कैसे खाना खा रहे हो, कैसी किताबें पढ़ रहे हो, कैसी चीजें देख रहे हो, कैसी चीजें सुन रहे हो, कैसी चीजें बोल रहे हो, कैसे संगति में रह रहे हो, ये पूरा का पूरा प्रभावित करता है हमारे बीज को, जो हमारे अंदर बनता है। अब हम उसे बिगाड़ कैसे रहे हैं और क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बिगड़ रहा है? एक तो हमारा खान पीन, ऐसे तामसिक भोजन। तामसिक मतलब समझ में आ रहा है या मैं और ठेठ में बोलूं? तामसिक मतलब ऐसी चीजें जो बॉडी को ज्यादा हिट करती है काम वासना के प्रति, सेक्सुअलिटी के प्रति, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे हम आहार का सेवन कर रहे हैं खाने में, ऊपर से हम शराब का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार हाई लेवल पे यूज कर रहे हैं, नॉनवेज को कहे या ऐसी चीजें जो मादक पदार्थ जैसे कि गुटखा हो गया, गांजा हो गया, सिगरेट हो गया और शराब हो गए, ऐसे चीजें हाई लेवल पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है,
इन चीज़ों का हम बड़े पैमाने पे यूज़ कर रहे हैं और अभी तो वर्तमान में ड्रग्स नॉर्मल हो गया है। इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं खाने के तौर पे। उसके बाद हम देखने के लिए क्या कर रहे हैं, सुनने को लेकर क्या कर रहे हैं, सुनना हमको वही पसंद है जो गंदी है। आज भारत में और बिहार में ही खास करके ऐसे-ऐसे कॉमेडियन और फ़िल्म स्टार फ़ेमस है, जो अगर डायलॉग बोलते हैं, तो उसमें गाली को छोड़ कर के कुछ नहीं आता है। गाली से शुरुआत होती है और गाली से खत्म होती है। तो सुनने के लिए भी गलत चीज़ें हैं, सुनने के लिए चुगलियाँ हैं, बोलने के लिए हमारा मुँह तो गंदा है, मैंने तो बता ही दिया। कोई अच्छी चीज़ें हम बात नहीं करते, हम जब भी बैठते हैं, तो लोगों से फालतू चीज़ें ही बात करते हुए हम नज़र आते हैं। देखने की चीज़ें आएँ, तो हम क्या देख रहे हैं, या तो भड़काऊ चीज़ें देख रहे हैं, जिससे कि दंगा होता है, और दूसरी हमें कौन-सी चीज़ें पसंद है देखना, जो हमारे काम वासना को उत्तेजित करती है। अब इतनी सारी चीज़ें, सारे के सारे कचड़े हैं, और इससे बना आपका बीज, ठीक है? इससे बना आपका बीज, और आप क्या कर रहे हो कि जो पवित्र काम है, प्रजनन करना सबसे पवित्र काम है। ये खराब गंदा काम नहीं है, सबसे पवित्र काम है, क्योंकि आप एक नए जीवन को पैदा करने जा रहे हैं। और उस पवित्र काम में आप क्या करते हो? नशा करके आए, मादक पदार्थ का सेवन किए, गंदे वीडियो देखे, और उसके बाद आप क्या करने जा रहे हो? संबंध बनाने जा रहे हो। अब जो बीज उस समय बना हुआ है, वही बीज तो अंदर गया। अब वो बीज से जो बच्चा पैदा होगा, क्या उसके अंदर अगर आपने बबूल का बीज डाल दिया, तो क्या उसके अंदर से आम की फल निकल सकते हैं क्या? नहीं निकलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है और उसके अंदर वो बीज पड़ा हुआ है, जैसे देखेंगे कि जब ईंटा बनते हैं ना, तो ईंटे में कुछ बीज रह जाते हैं, जो एक समय नहीं 100 साल के बाद जरूर, लेकिन उसमें से देखिएगा बहुत सारी जगहों से पेड़ निकल जाते हैं, बिल्डिंगों में से। वो बिल्डिंगों में से पेड़ निकलते कैसे हैं? क्योंकि वो बीज उसमें पड़ा हुआ था। अब उसमें उष्मा मिली, उसको ठंडक मिली, पानी उसमें गया, अब वो अपने आप को उगा लिया खाद पानी मिलने पे। तो हम जब कहते हैं ना कि हमारा बेटा बिगड़ गया, या गंदे रास्ते पे चला गया, या शराबी बन गया, या गलत कार्य कर रहा है, और फलाने ने उसे बिगाड़ दिया, हमें ये बताइए, जब उसके अंदर बीज ही नहीं होगा तो उसको बिगाड़ कैसे सकता है? अगर उसके अंदर बीज ना होता तो उसको बिगाड़ता कैसे? हम आपको अगर बीज दें आम का, आप उसमें से बबूल उगा के दिखा देंगे? नहीं। हम इतना ही कर सकते हैं कि हम खाद दे सकते हैं। तो समाज क्या कार्य करता है? खाद का काम करता है। बीज ऑलरेडी बच्चे में होता है, बीज ऑलरेडी बच्चे में होता है। समाज से क्या मिलता है हमें? खाद पानी। और जैसे ही समाज से खाद पानी मिलता है, बच्चा जो उसके अंदर बीज पड़ा था, जो उसके माँ बाप का था, वो उग करके बाहर निकलता है। अब जो माँ बाप है वो क्या कहते हैं? फलाना के साथ संगति की वजह से जाके बिगड़ गया, फलाना के वजह से जाकर बिगड़ गया। फलाना की वजह से बिगड़ ही नहीं सकता है, वो बीज था तब ना जाकर के बिगड़ा। वो बीज था तब तो उसके अंदर जाकर के वो चीजें उत्पन्न हुई। बीज ना हो और उत्पन्न कैसे हो जाएगी? अगर मैं आपको 10 फलों का बीज दूं और उसमें से 10 फल के बीज है, तो उसमें से आप उसमें कटेली बबूल के पौधे उगा के दिखा दो। आप कितना भी खाद डालोगे, अच्छे से अच्छा, कितना भी अलग अलग खाद डालोगे, लेकिन उगेगा वो फल ही। सही कह रहा है ना? अगर उस पोटली में अगर बबूल का बीज है ही नहीं, उगेगा कैसे? मुझे पहले कोई ये बताए। नहीं उग सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर वो बच्चे की अगर बड़े होकर के उसकी नैतिकता बिगड़ी हुई है, उसके आचरण बिगड़े हुए हैं, उसके संस्कार बिगड़े हुए हैं, तो ये पैदा कहाँ से हो रहा है? माँ बाप से। क्योंकि माँ बाप ने ऐसे कंडीशन में ही उसको पैदा किया है, ऐसे कंडीशन में ही उसे पैदा किया है। और जब उसको बीज रोपित किया, एक तो बीज ही गलत टाइम पे कर रहा है, एक तो सीजन भी ना देखे हुए कर रहा है, उसके बाद वो गंदे बीज को डाल रहा है, और वो बीज को डाल भी दिया तो जब पौधा बड़ा हो रहा है तो अगल बगल जो गंदगी दिख भी रही है उससे। जैसे मैंने क्या बोला कि बचपन से ही बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं या गलत चीजें, तो वो कटनी छटनी नहीं कर रहा है, उसे छोड़ दे रहा है कि नहीं बड़ा होकर अपने आप सुधर जाएगा। बड़ा होकर नहीं सुधरेगा, क्योंकि गंदी चीजें अच्छी चीजों को ज्यादा काउंटर कर पाती है।
जो जनेरा होता है वो कभी भी अच्छा फसल नहीं उगने देगा। अगर वो उसको छोड़ दिया जाए ना वैसे घासों को, तो फसल को अच्छे से नहीं उगने देगा कभी भी। और यही हो रहा है कि समाज इतना ज्यादा गंदा होते चला जा रहा है, इतना ज्यादा, क्योंकि अभी हम क्यों देख रहे हैं कि बच्चे बचपन से ही नशा कर पा रहे हैं, जबकि बच्चे का पहले का शरीर जो होता था एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। पहले के बच्चों का बॉडी नशा एक्सेप्ट नहीं कर पाता था छोटा में, लेकिन अब कैसे कर पा रहा है? क्योंकि हाई डोज, उस बीज में हाई डोज का जो नशा है वो पहले से ही उसके अंदर में पड़ा हुआ है, हाई डोज का। तो जैसे जैसे नशा का स्तर बढ़ते जा रहा है वो हमारे डीएनए में जाकर के मिलता है, और जैसे जैसे नशा का स्तर बढ़ रहा है, बच्चों को अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में ही मैंने देखा, क्योंकि उसके पिताजी मतलब बहुत ज्यादा पीने वाले थे, और वो बच्चा मेरे सामने पूरा का पूरा नीट बिना पानी मिलाए हुए पूरा का पूरा फुल पी गया और उसको नशा तक नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा की बात कर रहा हूं मैं। अब उसके पिता ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया है संगति में। संगति में नहीं बिगड़ा है, उन्हीं का पुत्र है और उनके सारे गुण उसके अंदर में है। जब गुण नजर आते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये मेरे वजह से नहीं बिगड़ा है। तो हम छोटे से लेकर के बड़े तक अब बात आता है ये कि चलो गंदा बीज अब डला ही गया है तो क्या करना है? तो गंदा बीज डला ही गया है तो कम से कम वो जनेरा को साफ तो कीजिए, जो घास है कम से कम अच्छा खाद तो डालिए, शिक्षा तो दीजिए, संस्कार तो दीजिए। ये चीजें नहीं हो रही है, और बचपन से जब तक नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, और ये मैं बताऊं ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है आपको कमजोर करने का, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं इसीलिए बेसिक पे मतलब जो आधारशिला है ना, मैं उस पे वार कर रहा हूँ, इस पे बात कर रहा हूँ। ये प्लानिंग के तहत हो रहा है कि ऐसे वीडियो जानबूझ के चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जिसे जीवन ऊर्जा कहा जाता है, जो वो शक्ति है, जो जीवन ऊर्जा है जिससे कि बुद्धि का विकास होता है और चेतना का विकास होता है और हम बड़े लेवल पे जा करके हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, वो क्षमता को बचपन से ही निकलवाया जा रहा है। बचपन से ही उस वीडियो के माध्यम से बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है ताकि उनके अंदर, क्योंकि डॉक्टरों का रिपोर्ट है कि ज्यादा उन चीजों में पड़े रहने से बच्चों का दिमाग का विकास नहीं हो रहा, मेमोरी पावर का विकास नहीं हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा उन चीजों में पड़े रहने से बोन डेंसिटी मतलब हड्डी का जो पतलापन बढ़ रहा है। बच्चे आज के कमर उनके और कमजोर हो रहे हैं, कंधे की मजबूती जो पहले कहा जाता था कि ये ताकत है हमारा, वो कमजोर हो रहा है। आंख का विजन, आंख के देखने की क्षमता कम हो रही है, मेमोरी पावर कम हो रहा है। ये सारी चीजें षड्यंत्र के तहत भारत में ही खास करके, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर भारत में है, तो ये जानबूझ करके एक इंटरनली षड्यंत्र है ताकि भारत के लोगों को कमजोर किया जा सके। और इसके तहत हमारे ही गार्जियन अपने बच्चों को, चूंकि अपने काम बच्चे से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल हाथ में थमा दे रहे हैं। पहले रेस्ट्रिक्शन थे कुछ कि इन चीजों पे नहीं दिखेगा, अब बच्चे फेसबुक खोल रहे हैं तो उस पे भी कुछ चीजें दिख जा रही है, यूट्यूब खोल रहे हैं तो उन पे भी कुछ चीजें दिख जा रही है, और बच्चे फिर क्या कर रहे हैं, उससे और आगे देखने की चाहत बढ़ा दे रहे हैं, धीरे धीरे और आगे, धीरे धीरे और आगे, और उनको उसका लत लग जा रहा है। और इस वजह से बड़े पैमाने पे बच्चे और युवाओं को जवानी में ही कमजोर किया जा रहा है। जवानी में ही जो युद्ध की लेवल पे आ रहे हैं उस समय तक ही उनके मेमोरी पावर डाउन, उनके सोचने समझने की क्षमता डाउन। आज के बच्चों को थोड़ा सा दौड़ा के देखिए, आज के बच्चों को थोड़ा सा दौड़ा के देखिए। पहले के तो हम मेरे माँ बाप ही पापा कहते थे कि उस समय हम लोग 20-20 किलोमीटर साइकिल से जाया करते थे। आज के बच्चे को अगर खेत में भी जाना है 500 मीटर दूर बाथरूम करने के लिए भी, तो भी बाइक से जा रहा है। तो ये सारा का सारा चीजें, हमारा शरीर ही अगर कमजोर हो तो, और बुद्धि ही कमजोर हो जाए बचपन से ही, तो ऊपर की हम आधारशिला और हम छत की बात करके क्या करें? क्योंकि आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत नीचे की जाके बातें कर रहा है, लेकिन मैं आधार की ही बातें कर रहा हूँ। क्योंकि मैं टॉप की बातें करके क्या करूं? क्योंकि बाकी जो राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन है वो छत पे जाकर बातें करते हैं, छत की बातें। छत की बातें सुनने में क्या लगता है? बड़ा मजा आता है। अरे वाह, किसी को गाली दे रहा है, देखो तो कितना हिम्मत वाला है कि डायरेक्ट ब्राह्मणों को और राजपूतों को गाली दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, विरोध कर रहा है, हिंदू धर्म को गाली दे रहा है।
इस धर्म को, मुस्लिम धर्म को गाली दे रहा है। बड़ा मजा आता है वैसे भाषणों को सुनने में, बड़ा मजा आता है लोगों को, क्योंकि अभी यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे चीजों से जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ भाषण दे करके लोगों में नेता पैदा हो रहे हैं, और भड़काऊ भाषण देना ही नेतागिरी का पहचान हो चुका है अभी। और अभी वर्तमान में तो ऐसा हो गया है तथाकथित बहुजन संगठनों में कि जो ज्यादा हिंदू धर्म और देवी देवता और ब्राह्मणों को गाली देगा वो भारत का उतना ही बड़ा नेता बनेगा। ये चीजें भारत में देखने को मिल रही है अभी वर्तमान में, और ये उनके पतन का कारण है, क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वो फोकस इस पे कर रहा है कि दुश्मन क्या कर रहा है, दूसरा कोई क्या कर रहा है। हमने और भी जगह लोगों को बोला कि अगर मान लीजिए मेरा और भाई साहब के बीच में कुश्ती हो, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मेरे में और उनमें कुश्ती हो तो कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। अब नेक्स्ट बार अगर ये सभा तय करती है कि 3 महीने बाद इसका कुश्ती फिर मेरे साथ हो, अब वो 3 महीना इसके पास 2 तरीके हैं काम करने के, 2 काम। एक कि ये 3 महीना किस वजह से हारा है, फुर्ती में हारा है, ताकत में हारा है, स्टेमिना में हारा है, डाइट मेंटेन नहीं किया इस वजह से हारा है, तो इस कमियों को खोज करके इस पे 3 महीना वो काम करे, एक। या दूसरा वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मेरा विरोध करे और मेरा पास्ट लाइफ को उठा करके मेरे बारे में खोजे कि मुन्ना के बारे में हम खोजते हैं, भिक्षु संरक्षिता के बारे में, कि इसका पास्ट में इसने कुछ गलतियां की है क्या, हम इसको उठा करके इसके सामने रखेंगे और इसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 2 कार्य है। अब इन 2 कार्यों में ये एक काम पे ये लग गया, मेरा 3 महीना विरोध कर रहा है, मेरे बारे में, पास्ट के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर ली और मेरे बारे में फेसबुक पर, यूट्यूब पे 3 महीना लगातार ये वही करने में लगा दिया। अब 3 महीने बाद अगर मेरे और इसके बीच में फिर कुश्ती होती है, कौन जीतेगा? फिर हम ही जीत जाएंगे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करने में समय बिता दिया। और वही आज के समय में युवाओं का क्या हाल है, आज के नेताओं का क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रहे हैं किसी का। विरोध करने से होगा? या अपनी कमजोरियों को देख करके कि मेरी कमजोरी क्यों है, इस पे कार्य करने की जरूरत है। किस पे कार्य करने की जरूरत है? दूसरे की कमियां देखने पे कि अपने पे कार्य करने की? अपने पे कार्य करने की जरूरत है, दूसरे पे नहीं। और अपने पे कार्य कोई नहीं देख पा रहा है, क्योंकि गीता का एक श्लोक है, जो गीता जब मैंने पढ़ा तो एक चीज मैंने वहां से उसका सार उठाया गीता का। उसमें जो अर्जुन है वो कृष्ण से कह रहा है कृष्ण, अगर यहाँ पे मेरे अपने ना होते, अगर यहाँ पे मेरे अपने ना होते तो मैं कब का इन पे तीर चला देता और मार के गिरा दिया रहता, लेकिन मैं इनको मार नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मेरे अपने हैं। लोग इसको अलग तरीके से युद्ध की भांति देखते हैं, लेकिन मैं चूंकि एक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल पर्सन हूं, मैं उसे अपने नजरिए से देखता हूं। वो ये बातें कह रहा है क्योंकि वो एक ऐतिहासिक किताब नहीं है, वो एक धार्मिक किताब है और आध्यात्मिक किताब है, और वो किसी और चीज को लेकर इशारा करती है, वो हमारे जीवन शैली को लेकर इशारा कर रही है। और वो ये कि अर्जुन कृष्ण से ये बात कह रहे हैं क्योंकि वहां चल रही है आध्यात्मिक चर्चा। लोग को लगता है कि वो युद्ध की चर्चा चल रही है, चर्चा आध्यात्मिक, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे दूसरों में कमियां देखनी रहती कि वो चोर है, वो लफंगा है, वो लुटेरा है, वो शराबी है, वो वहाबी है, अगर मुझे ये देखना रहता कि वो चरित्रहीन है, अगर मुझे दूसरे पे तीर चलाना होता, दूसरे की कमियां देखनी होती, तो मैं कब का तीर चला करके, कब का तीर चला दिया रहता सभी के ऊपर में। सबकी कमियां मुझे बात कर करके मैं सभी की कमियां उठाकर रख सकता हूं, लेकिन फिर वहां पे ये कह रहे हैं कि यहाँ मैं तीर इसीलिए नहीं चला पा रहा हूं क्योंकि ये सारे मेरे अपने हैं। जो कमियां मैं दूसरों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो सारे कमियां मेरे अपने हैं, मेरे हैं, मेरे खुद के। अपने तरफ बाण कैसे चलाओ, अपने आप को बुरा कैसे कहूं, कैसे कह दूं कि मैं चोर हूं, कैसे कह दूं कि मैं शराबी हूं, कैसे कह दूं कि मैं कपटी हूं, कैसे कह दूं कि मैं ईमानदार नहीं हूं, बेईमान हूं,
कैसे कह दूं अपने आप को कि मैं नैतिक हूं? क्योंकि अपने तरफ जाता है क्या अपना नजर? कभी किसी का नहीं जाता है कि वो कमियां मेरे अंदर में है जो हम दूसरों में खोजने के लिए जाते हैं। कभी कोई भी बात बोलने से पहले अगर 5 मिनट भी सोच लेना कि जो हम दूसरों के बारे में बोलते हैं, जैसे एक आम चीज है आज के समय में मैं देख रहा हूं कि अपनी घर की बहन और बेटी अगर पढ़ने के लिए निकलती है तो मेरी बेटी ना पढ़ाई पे बड़ा ध्यान देती है, और अगर जैसे ही देख लेते हैं कि दूसरे के घर की बहन बेटी निकल रही है, अरे वो जा रही है ना, लड़का लोग का फंसाई हुई है तो वही चीज करने जा रही है, धंधा करने जा रही है, तो ये करने जा रही है, तुरंत हम क्या करते हैं? टिप्पणी कर देते हैं। बाहर की लड़कियों पे तुरंत हम टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन वही टिप्पणी अपनी बहन बेटी पे करते हैं क्या? नहीं आती है। आप अगर प्रत्येक व्यक्ति और ये समाज तुरंत सुधर जाएगा कि उसके मुंह से वही शब्द निकले जो वो दूसरे की बहन बेटियों के लिए निकलता है। अगर उसे बोला जाए कि तुम वही बोलो जो दूसरे की बहन बेटियों के लिए बोलते हो, वो अपनी बहन बेटियों के लिए बोलो, नहीं बोलेगा। तो मैं ये बातें नहीं कहूंगा कि किसके खिलाफ लड़ना है। किसके खिलाफ लड़ेंगे? किसके खिलाफ लड़ेंगे आप? क्योंकि दूसरे से लड़ने के लिए तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये गालिब का शायर है कि जीवन भर मैंने ऐनक साफ करने में लगा दिया और धूल मेरे चेहरे पे थी। तो लोगों को अपनी कमियां नजर नहीं आ रही है, दूसरे की कमियां जरूर नजर आ रही है। और अभी वर्तमान में बड़ा ये चीजें चलने को आ रहा है कि किसी ने आया और हमें जातियों में बांट दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सारे मान लो कि एक भाई हो आप लोग, मैं कहीं से आया और आप लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, किसकी कमी है? आप लोग की कमी है ना। तो तो कमी को दूर कौन करेगा? मैं आकर, आप मेरे से अपेक्षा लगाओगे कि मैं आकर के आप दोनों को एक कर दूं, तो करूंगा क्या मैं? किसको करना है? क्योंकि आज का एक बहाना मैं देखता हूँ समाज में, क्या कहते हैं कि हम लोग 3-4 भाई थे, बड़ा एक थे, हम लोग एकजुटता थी। घर में एक महिला क्या आई, पूरा घर बर्बाद कर दी। वो सारा का सारा बहाना लड़की के ऊपर थोपना चाहते हैं। वो भाई कभी एक थे ही नहीं, वो कभी भी एक नहीं थे विचार से और मतों से, कभी नहीं थे, उनमें प्रेम और संबंध था ही नहीं। चूंकि एक दूसरे का विरोध के लिए माध्यम, लोग माध्यम खोजते हैं, माध्यम खोजते हैं किसी ना किसी को। तो जैसे ही घर में एक लड़की आती है, उसके माध्यम से वो टूट करके अपने आप अलग हो जाते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं कि मेरे घर में एक लड़की आई थी और उसकी वजह से सारे भाई बट गए। दूसरी चीजें यहाँ पे एक खास चीजें देखने को मिलती है कि हमारी बहन बेटियों को उस समय कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आज अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप अपनी बहन बेटियों को नंगा रखो, तो आप रखोगे? अगर मैं जबरदस्ती कहूँ तो क्या करेंगे? कि रखना ही होगा, तो मेरा विरोध करेंगे और मैं भी विरोध करने घर तक पहुंचू तो युद्ध होगा। और मेरे पास हथियार हो और आपके पास ना हो तो बोलिए बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ, आखिरी तल तक जाना चाहता हूँ। मेरे पास हथियार और आप निहत्थे हो, आप कैसे बचाएंगे अपनी बहन बेटी को? आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। भागेंगे तो नहीं ना? बहन बेटियों को नंगा तो नहीं रखने देंगे ना? जीवित रहना चाहेंगे और बहन बेटियों को नंगा देखना चाहेंगे? नहीं। तो जिन लोगों ने अगर रखा, तो वैसे लोगों को आप अपना पूर्वज मानेंगे? वैसे बुजदिल, नपुंसक और नामर्दों को आप अपना पूर्वज मानेंगे, जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को नंगा देखना पसंद किया लेकिन लड़ना पसंद नहीं किया? मानेंगे वैसे लोगों को अपना पूर्वज? वैसे लोगों को पूर्वज मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नालायकों की और नपुंसकों और नामर्दों का कभी भी कोई इतिहास नहीं होता है, नहीं होता है। और ये प्रकृति का नियम है। लोगों ने मुझसे पूछा भी कि ये प्रकृति का नियम कैसे है, तो मैंने एक जगह सवाल किया और आप लोगों से भी करता हूँ कि आपने नॉनवेज कब खाया था? याद नहीं। जन्म से ही फैमिली के नहीं, अभी कब खाया था आखिरी? कल परसों 2 दिन पहले। क्या खाया था? चिकन। चिकन का नाम क्या था? हिंदी में तो उसको मुर्गा बोलते हैं, वैसे उसका नाम, वो तो आप उसकी जाति की बात कर रहे हैं, जैसे आप इंसान हो, लेकिन आपका कुछ नाम है ना?
उसका नाम क्या है? नहीं पता ना? नहीं पता ना? कमजोरों का कोई इतिहास नहीं होता है। कमजोरों का कोई इतिहास नहीं होता है। उसका कोई नाम पता ही नहीं होता, ना उसका इतिहास होता है, ना उसकी चर्चा होती है। अगर मुर्गा अगर ताकतवर होता तो वो उसके अगर कोर्ट होते, थाना होता, पुलिस होता, तो जाके बोलता ना मेरा बेटा को मार के बिरयानी बना के खा गया है, या मेरा बेटा को मार के चिकन लॉलीपॉप बना के खा लिया है। हाँ, तो वो कमजोर है ना। लोग कहते हैं नहीं मांसाहार हम फिर भी करते हैं, तो हम फिर एक कंडीशन डालते हैं, आपके सामने डायनासोर होता आप क्या करते? आप उसका भोजन बन जाते क्योंकि आप उसके जगह पे कमजोर हो। कमजोरों का कोई इतिहास नहीं होता, उसका नाम पता तक नहीं होता है। जैसे आपको अभी मुर्गी का नाम याद नहीं है ना, वैसे कमजोर जो होते हैं ना उनका कोई नाम नहीं होता है, नहीं होता है। इस प्रकृति के नियम में वो भीख मांगने की परंपरा नहीं है कि हमें भीख मिल जाए, क्योंकि नैतिकता जो होती है व्यक्तिगत होती है। जैसे ये लड़का अगर मुझे अभी गाली देता है और हम दोनों अकेले हैं, तो मेरी नैतिकता है कि मैं इसे छोड़ दूं या मारूं, मेरी नैतिकता है। तो नैतिकता व्यक्तिगत होती है। ताकतवर कमजोर का शोषण करता ही करता है। एक बात, ताकतवर प्रकृति के नियम के अनुसार जो ताकतवर है वो कमजोर का शोषण करता है। दूसरी बात, अगर आपको शोषण नहीं कराना है तो वो उस ताकतवर की नैतिकता पे आधारित है कि उसकी नैतिकता कहेगी कि मुझे इसका शोषण नहीं करना है। तीसरी बात, अब नैतिकता नहीं आती है, तीसरी बात में ये आती है कि मैं भी ताकतवर और मेरे बराबर में ये सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति भी मेरे बराबर का ताकतवर। तो नैतिकता हो या ना हो, मैं जानता हूं कि मेरे बराबर का है तो इससे लड़ूंगा नहीं। तो अगर आपको चाहते हो कि आपका शोषण ना हो, आप चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? दूसरों की नैतिकता पे निर्भर करनी है नहीं, आप उसके लेवल के ताकतवर बन जाओ। अब बात यह आता है, क्या मैं आपको ताकतवर बनाने के लिए आऊंगा आपको? मैं आऊंगा आपको काजू किशमिश खिलाने के लिए? मैं आऊंगा बताने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना है? नहीं ना, आपको स्वयं करना होगा। तो ये समाज को अगर और आपको स्वयं को अगर ताकतवर करना है, लोग निकल पड़ते हैं दूसरे को सुधारने के लिए, अपने को नहीं सुधारना है। उन सारी बुराइयों से वो खुद भरा पड़ा है, लेकिन निकल पड़ते हैं दूसरे को सुधारने के लिए। भाषण माइक मिल जाता है, दूसरे को अपने आप को सबसे बड़ा प्रवक्ता साबित करने के लिए माइक पकड़ते हैं और दुश्मन के बारे में ले जितना गाली देना है दे लो। क्या मतलब है? संगठन है हमारे पास, लगता है संगठन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो लगे किसी का विरोध करने, लगे किसी को गाली देने। और क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं देख रहा हूं इसके सिवा। अगर ये जो तथाकथित बहुजन समाज है, इसके नेताओं द्वारा मैं और कुछ नहीं देख रहा हूं, सिर्फ भड़काऊ भाषण को छोड़ करके। पहले तो ये समाज को मैं आश्चर्य होता हूं कि जब 2016 का मामला जब मैं देख रहा था राम मंदिर का, तो ये समाज क्या कहता था पता है? ये कहता था हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर से भिखारी पैदा होते हैं और स्कूल से कलेक्टर और इंजीनियर पैदा होते हैं। आज यही समाज बुद्ध विहार का मांग कर रहा है, और लड़ाई किसका लड़ रहा है? बुद्ध विहार का। आज क्यों नहीं कह रहा कि हमें कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए? घुमा फिरा करके बात वहीं आ गया, अपने धर्म पे। आज लोगों को फिर उकसाया जा रहा है। उस समय हिंदुओं और ब्राह्मणों द्वारा उकसाया जाता था, आज भिक्षुओं द्वारा उकसाया जा रहा है समाज को, और दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि चलो मेरे साथ धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए चलो। उधर वो धर्म की लड़ाई लड़े जाने में हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद की है, उन लोगों ने बर्बाद किया। अब ये लोग बर्बाद करने पे तुले हुए, जो बचे हुए जो युवा है थोड़ा सा सोचने समझने वाले, अब उनकी जिंदगियां ये बहुत भिक्षु बर्बाद करने के लिए निकले हुए हैं। अब जो युवाओं को भड़काया जा रहा है कि आओ पहुंचो बोध गया, आओ वहां पे हम लड़ाई लड़ेंगे। अब मतलब एक तरफ इधर पढ़ाई को बर्बाद किया जा रहा है, एक तरफ उधर पढ़ाई को, मतलब कोई मंदिर की लड़ाई में हम अपनी पढ़ाई को बर्बाद और जीवन को बर्बाद कर रहा है, कोई मस्जिद की लड़ाई में, कोई बुद्ध विहार की लड़ाई में। इससे मिलने वाला किसी को कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक चमार का स्टेटमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया था, आप लोग भी देखे होंगे कि बाबरी मस्जिद को गिराने में वो भी गया हुआ था, लेकिन आज भी वो रोड के किनारे क्या कर रहा है? जूता सी रहा है, और बोलता है कि हम पछता रहे हैं गुजरात के दंगों में। हाँ,
हम आज पछता रहे हैं। मेरे उस समय के राजनीति करने वाले, जो राजनीति करके उस दंगा को भड़काए थे, वे लोग आज राज कर रहे हैं और महलों में बैठे हुए हैं, और हम आज भी जूता सी रहे हैं। इसी तरीके से ये जितने भी राजनीतिक नेता है, चाहे वो धर्म का नेता हो या सामाजिक नेता हो या राजनीतिक नेता हो, इनके चक्कर में पड़ करके अपने बच्चों की और अपनी स्वयं की जिंदगी को बर्बाद ना करे, क्योंकि वो आपको पूछने तक नहीं आने वाले। मैं 5-6 साल बड़े संगठनों में काम किया हूँ, जिसका भी आप नाम ले लो, क्योंकि मैं वीडियो पे नाम नहीं लेना चाहता। सबसे बड़ा संगठन जो बहुजनों का है, उसमें मैं काम कर चुका हूँ 5 से 6 साल। उसने क्या किया, लड़कों को कहा कि तुम पढ़ाई मत करो, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, पढ़ाई करके क्या करोगे? पढ़ाई करके क्या करोगे? नौकरियां खत्म हो रही है, तो रिजर्वेशन खत्म हो रहा, पढ़ के क्या करोगे? आओ रोड पे उतरो। इससे क्या हुआ कि जो इंजीनियरिंग किए हुए भी लड़के थे, वो रोड पे उतर गए। जो पढ़ाई अभी अभी शुरुआत किए थे, उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी और हताश हो गए। हुआ क्या, कुछ मिला नहीं अभी, और वे लोग आज रो रहे हैं कि अरे हमने तो अपना 10 साल बिता दिया, तो 20 साल बिता दिया, और हमारा घर में, एक के तो घर में जब यूपी में गया, वो व्यक्ति को जब मैं देखता था संगठन में प्रचारक के तौर पे, तो स्टैंडर्ड कपड़ा पहनता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो व्यक्ति का हालत क्या है घर का। इस बार जब मैं अक्टूबर में ही उसके घर जब गया, मिट्टी के घर थे, झोपड़ी। मैंने कहा ये व्यक्ति 15-20 साल संगठन में लगाया, घर का बड़ा बेटा, क्या हुआ ना? आज वो लड़का सुसाइड तक चला गया था। बोलता है मैंने जिस संगठन को 15 साल दिया, वहां पे सिर्फ धोखा मिला मुझे लगा सिर्फ मेरा माइंड वॉश करके मेरा उपयोग किया गया है, जैसे चूस करके आम को फेंक नहीं देते हैं, उस तरीके से संगठनों ने किया है। आज वो लड़का सुसाइड तक चला गया था, तो मैंने उसे समझा करके उसे रोका। सुसाइड तक चला गया था वो, कि मेरी 15 साल जीवन बर्बाद हो गया है, मैंने शादी नहीं की, मैंने नौकरी नहीं की, मैंने अपने माँ बाप को परवरिश तक नहीं किया, और घर का मैं बड़ा लड़का था। तो ऐसे ये राजनीतिक संगठन, धार्मिक नेता और सामाजिक नेता बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अपने रैलियों में अपने पीछे भीड़, क्योंकि सारे के सारे नेता कब बनेंगे, जब अपने पीछे कुछ भेड़ होंगे। तो सब अपने पीछे एक भेड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि वो उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर सके और पैसा इकट्ठा कर सके लोगों को दिखा करके। तो ये कार्य लगातार चल रहे हैं। अगर आप भी क्योंकि आप अगर किसी का विरोध करते हो, आप किसी के देवी देवताओं का विरोध करते हो, गालियां देते हो, तो जाहिर सी बात है आप सामने वाले को उकसा रहे हो, और कल अगर कोई दंगा होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे, सिर्फ और सिर्फ आप होगे। किसकी क्या आस्था है? देखिए सारी मूर्तियां, चाहे वो बुद्ध की मूर्तियां हो, चाहे राम की मूर्तियां हो, है मूर्तियां, और ना राम जिंदा है ना बुद्ध जिंदा है। अभी दोनों में से कोई जिंदा है क्या? लेकिन आज झगड़ा इसी पे चल रहा है, मूर्तियों के पीछे हम झगड़ा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। कोई दोनों में से कोई अभी आने वाला है क्या आपको बचाने के लिए? ना बुद्ध आने वाले हैं, ना राम आने वाले हैं। इनके नाम पे झगड़ा क्यों करना है? उन दोनों की जो आदर्श है, उन दोनों ने कहा कि मेरे नाम से युद्ध करना तुम लोग। किसी ने भी कहा? कृष्ण ने कहा मेरे नाम से झगड़ा करना? राम ने कहा या बुद्ध ने कहा या महावीर ने कहा? किसी ने कहा कि मेरे नाम से झगड़ा करना, मेरी मूर्तियों बनाने के लिए मारकाट कर लेना? नहीं कहा ना। ये लोग कर रहे हैं। पीछे क्या था नहीं था, मूर्तियां थी नहीं थी, वो व्यक्ति था नहीं था, उससे लेना देना नहीं है। लेना देना इससे है कि हमारा वर्तमान क्या है। अगर हमने अपने वर्तमान को नहीं सुधारा, अपने वर्तमान को नहीं संवारा, तो आने वाला जो भविष्य है अगर अंधकार की तरफ जाता है और आपके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, तो इसका सरासर जिम्मेदार आप लोग होंगे और कोई नहीं होगा। अगर रोते रह जाओ, भाषण देते रह जाओ कि मेरे शिक्षा को छीनने वाले ब्राह्मण थे, हम कहते हैं आज आपका कौन छीन रहा, पीछे का छोड़ दो, वर्तमान में आपको कौन छीन रहा है? कोई नहीं छीन रहा है। आप अपने बच्चे को भेज क्यों नहीं रहे स्कूल? लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये सरासर झूठ बात है। आज का लेबर क्लास का एक दिन की हाजिरी 450 से 500 हो गई है। 500 हो गई है ना, 500 है, महीने का 15,000। और एक लोकल जो छोटे मोटे स्कूल जो चल रहे हैं लोकल, उसकी फीस है 300 रुपये। एक व्यक्ति का एक पौवा ग्लास का दारू का कीमत कितना है? एक ग्लास 25 रुपया। बस हम मिनिमम बात कर रहे हैं, एक ग्लास की बात कर रहे हैं। तो महीने का कितना हुआ?
25 रुपए के हिसाब से महीने का 750 रुपया, और स्कूल की फीस कितनी है 300 रुपया। 25 एक पौवा ग्लास के पैसा बचा करके एक व्यक्ति अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में 300 रुपया का स्कूल और 300 रुपया का ट्यूशन 600 रुपया में अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन ये समाज क्या कहता है, हमारे पास पैसे नहीं है, और वो 25 रुपया में नहीं, डेली 100 रुपया दारू पीता है, सुबह मार के जाता है और शाम में फिर मार कर वापस आता है। इसीलिए ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि आने वाले समय में फिर आइए लोग, क्योंकि आज बहाना मिल जाता है ना, बहाना मिल जाता है तो बड़ा आसानी होता है। आज हम बहाना कर लेते हैं कि हमारे पूर्वज क्यों नहीं पढ़े लिखे थे, तो ब्राह्मण नहीं पढ़ने दिया, और आज कौन रोक के रखा है आपको, कोई नहीं रोका। हाँ, लेकिन आने वाले जो पीढ़ी होगा ना 100 साल के बाद, फिर कहेगा हम लोग के पूर्वज जब थे ना उस समय हमें पढ़ने नहीं दिया था। सिर्फ बहाना चाहिए लोगों को, मतलब हमें दूसरे के मट्ठे थोप देना है। मैं अपने मोहल्ले की बात बताता हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं बिगड़ा, थोड़ा सा मैं बदमाश था, तो मेरी माँ स्वीकार ही नहीं करती थी कि मेरा बेटा बदमाश है। मेरी माँ बोलती थी कि मोहल्ला में जो लड़का है ना वो लोग संगति में रहकर बिगड़ गया है। ठीक है, तो मैं तो बच्चा सबके घर में जाता था। अब ये मेरे मोहल्ले में ही है, ये भी मेरे मोहल्ले के ही है, तो इनके यहाँ जाए, अगर ये बिगड़े हुए हैं तो इनके पापा और मम्मी क्या कहे कि मेरा बेटा सही है, वो मोहल्ला के लड़का वालों को फलानवा बिगाड़ दिया है। अब ऐसा ही 10 घर के जो माँ बाप है वो माने ही नहीं कि मेरा बेटा अपने से बिगड़ा हुआ है। वो 10 घर ये कहता है कि फलानवा का लड़कवा का संगति में बिगड़ गया। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि वो 10 घर का व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा बेटा फलानवा की वजह से बिगड़ा है, ये फलानवा है कौन? वो फलानवा का नाम कोई बता सकता है मुझे? वो फलानवा है कौन जिसके वजह से बिगड़ रहा है? ये खराब नहीं, हम पूछना चाहते हैं वो फलानवा है कौन, क्योंकि 10 घर का व्यक्ति यही कह रहा है कि मेरा बेटा गार्जियन है। गार्जियन उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर IAS IPS बनो तो वो कहेगा कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन अगर आप बिगड़ गए तो वो क्या कहेगा, अरे फलानवा की वजह से बिगड़ गया है। अच्छा चीज मेरे वजह से और बुरा चीज दूसरे के वजह से। तो मेरा मुख्य संदेश आप लोग के लिए यही है, मैं किसी के खिलाफ भड़काने के लिए आपको नहीं आया हूँ, और ना आपको अपने पीछे चलने के लिए देने के लिए आया हूँ। मैं किसी को अपने पीछे नहीं चलाना चाहता, ना मैं नेतागिरी के लिए निकला हूँ। आप जहाँ हो वहीं रहो, बस अपनी चेतना और मानसिक का बौद्धिक का विकास करें और प्रगतिशील हो। वैज्ञानिक युग में, ये जो वैज्ञानिक युग है, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला जो ये सोसाइटी है, इसमें अपने आप को कैसे आगे ले जा सकते हो, बस मैं यही बताने के लिए आया। बस इतना ही चाहूंगा कि इन चक्रों में आप ना पड़े, ना कभी मंदिर की, ना मस्जिद की, और ना बुद्ध विहार। इन कितने भी जो धर्म की जो लड़ाइयां हैं, इनसे आप अपने आप को जितना दूर रखेंगे, आप अपना जीवन लगा देंगे किसी मंदिर बनवाने में, बुद्ध विहार बनाने में 20 साल, और आप अपने बच्चे को कुछ पढ़ा नहीं पाए, क्या होगा फिर? हाँ, कुछ नहीं चलने वाला है। कर्मा ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म ही धर्म है। आप अपने कर्म से भागोगे, आपका धर्म खराब। धर्म है ये नहीं कहता कि तुम मंदिर बनाओगे वो धर्म है, ये नहीं कहता कि बुद्ध विहार बनाओगे और मस्जिद बनाओगे या मूर्तियां बनाओगे तो वो तुम्हारा धर्म है। धर्म तो सबसे बड़ा है जिम्मेदारी, आपका कर्म। और आपका कर्म क्या है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से उसे निर्वहन करना है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे को अपने से ऊपर कैसे ले जा सकते हो, इसके ऊपर फोकस करना। अगर आपने 10वीं पास किया है तो मेरा बच्चा कम से कम ग्रेजुएशन पर होना चाहिए, PG होना चाहिए, इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। हमारे तरफ का ही, मेरे मोहल्ले में 500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे का स्कूल का फीस नहीं भरा, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति एक आदर्श है, उस व्यक्ति को मैंने सैल्यूट किया। वो व्यक्ति उस घर के पास थोड़ा सा दूर पे है, हॉल्ट के पास, वो व्यक्ति चाय बेचता है, और चाय बेच करके अपने बेटे को DAV में पढ़ा रहा था। वो बोला नहीं, हम कम खाएंगे, गरीबी में रह लेंगे, कपड़ा अच्छा नहीं पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चे को DAV स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि समाज की जो धारा है उसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं अपने बच्चों को। अब बताइए कौन जाके जुड़ेगा समाज की धारा से? जो ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, जितना ज्यादा उसको नैतिकता सिखाएगा,
जितना ज्यादा अच्छे संस्कार उसके अंदर में डालेगा, और इसी से समाज का विकास होगा। और किसी का विरोध करने से, किसी को गालियां देने से, किसी को द्वेष रखने से समाज का भला नहीं होने वाला, ना आपका होने वाला। हाँ, थोड़ी सी खुजली मिटा सकते हैं, जो बोलने की जो खुजली होती है ना, और वो निकलती भी कब है, दूसरे की बुराइयां करने के लिए, वो सिर्फ मिटा सकते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समाज आपको और प्रोत्साहन देगा कि हाँ, ये बड़ा हिम्मत वाला है, खुलेआम गाली दे रहा है, खुलेआम हिम्मत कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। मैं 4-5 साल मैंने स्वयं भरे माइक से और बड़ी सभा में हजारों लोगों के सामने दूसरों को गालियां दिया करता था, मैं स्वयं। लेकिन जब से मैंने धम्म को समझा, बुद्ध के विचारों को, महावीर के विचारों को, मोहम्मद के विचारों को, कबीर और रविदास के विचारों को जब मैंने समझा, अंबेडकर के विचारधारा को जब मैंने समझा, तो ये चीजें समझ में आई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिना अपनी शिक्षा को कंप्लीट किए हुए समाज में नहीं उतरे थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने अपने ही घर पे भारत के सबसे बड़े संगठन जो तथाकथित बहुजनों का है, उसके 15-20 साल पुराने कार्यकर्ताओं को अपने घर पे आमंत्रित किया था खाने पे। और मैंने खाना खिलाने के बाद, खाना खिलाया, बाइज्जत खाना खिलाया मैंने। खाना खिलाने के बाद मैंने बोला, थोड़ी देर मुझे समय दीजिए, 10 मिनट। और मैंने एक सवाल किया था उनसे कि दिल पे और ईमान से, दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा कि संविधान के 395 आर्टिकल्स को कितने लोगों ने पढ़ा है। 15-20 साल पुराने कार्यकर्ता थे उसमें, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा, आपकी लड़ाई किससे है? आप संविधान को बचाओगे? आप, जिसको 395 आर्टिकल जिसने पढ़ा नहीं है, वो संविधान बचाएगा। और लड़ाई किससे है? सुप्रीम कोर्ट के जज से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ना, वहां पे संशोधन होता है संविधान में। संशोधन कहाँ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। और आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे हो कि हम संविधान को बचाएंगे, पढ़े नहीं हो। और यहाँ पे मैंने बरवा में ये बात भी बोला था कि वो लोग संविधान को लेकर के आए थे और एकदम नया था, क्योंकि मेरे सामने रख दिए थे। वो लोग रैली में गए थे तो मेरे सामने संविधान की किताब रख दिए, क्योंकि वो रैली में गए थे तो घूम के आएंगे। उस किताब को उठाया जब मैंने, तो पन्ना पलटा, तो पन्ना अभी का अभी एकदम वैसे ही के वैसे ही थे, एकदम नया, जैसे अभी अभी किताब को लाया गया हो खरीद करके। वो पन्ना पलटा तक नहीं गया था। वो पन्ना, वो किताब को यूज क्यों किया गया था पता है? फोटो खिंचवाने के लिए। 14 अप्रैल को हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान को लेकर के घूम रहे हैं, और ये फोटो है कि हम संविधान को मानते हैं। सिर्फ तस्वीर का उपयोग किया जाता है फोटो खिंचाने के लिए किताब का। इससे समाज का भला होगा? उस भीड़ में लोगों को तो ये भी नहीं पता था। मैंने रिपोर्टर, जब मेरा इंटरव्यू जब वहां पे रिपोर्टर ले रहा था, तो मैंने रिपोर्टर से ही कहा कि इन लोगों से, जो भीड़ में जो लड़के खड़े हैं, इनसे जरा पूछिए तो सही कि संविधान में कितने अनुच्छेद है। पढ़ने का तो दूर की बात है, उनसे पूछिए कि अनुच्छेद कितने हैं। तो बोलता है, नहीं, बेइज्जती मत करवाइए, इन लोगों को तो 90% लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अनुच्छेद कितने हैं। पढ़ना तो दूर की बात है, अनुच्छेद कितने हैं ये नहीं पता होगा। तो जय भीम बोल देने से, तो एक वो माला पकड़ लीजिए, वो जो 108 रुद्राक्ष वाला माला आता है, और दिन भर बैठ करके जय भीम 108 बार कीजिए, भला हो जाएगा आपका? कि नमो बुधाय 108 बार कर लीजिएगा तो समाज का भला हो जाएगा? और आपका नहीं होने वाला है। उनके आदर्शों पे चलना होगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर नहीं रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम शिक्षित समाज है। संगठित, अब मैं बात को 5-10 मिनट में रख रहा हूं, खत्म करूंगा। संगठित सबसे बड़ा मजाक बन गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस बात को सबसे ज्यादा मजाक बनाया गया है जय भीम बोलने वाले लोगों ने। क्या कह रहे हैं बाबा साहब? संगठित बनो, संगठित बनो। और जान के आपको हैरानी होगी, क्योंकि मैं डाटा पे बात करता हूं। ये समाज कहता है कि हम 6000 जातियों में बटे हुए हैं। हमने कहा ठीक है, तुम ये भी बोल रहे हो कि 6000 जातियों में ब्राह्मणों ने बांटा, चलो हम इसको भी मान लेते हैं। चलो तुम्हारी ये बात भी हम स्वीकार कर लेते हैं कि 6000 जातियों में ब्राह्मणों ने बांटा। 6000 जातियों को एकत्रित करने के लिए इन लोगों ने 50,000 संगठन बनाए हैं। 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए 50,000 संगठन का निर्माण किया गया है। अब बताइए, 6000 जातियां ज्यादा कि 50,000 संगठन ज्यादा? 6000 से 50,000 कितना गुना ज्यादा है?
हाँ, 8 गुना ज्यादा है ना। अब अगर 6000 जातियों में बांटने वाला अगर ज्यादा खतरनाक है तो उससे 8 गुना ज्यादा खतरनाक कौन है? 8 गुना ज्यादा खतरनाक इस समाज के नेता लोग हैं, जो संगठन चला रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं बहुजनों के नाम पे। 8 गुना ज्यादा खतरनाक है ब्राह्मणों से। अगर उन्होंने 6000 जातियों में बांट करके अगर खतरनाक काम किया है ना, और नीच काम किया है, तो ये 50,000 संगठन बनाने वाले लोग उससे बड़े नीच लोग हैं। उससे बड़े नीच लोग हैं ये लोग, जो 50,000 संगठनों को बनाए हैं। 50,000 संगठन बना करके आप 6000 जातियों को इकट्ठा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। और संघर्ष तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। जो 50,000 जातियों में बटा हो, संघर्ष कैसे करेगा? किस ओर करेगा? कैसे करेगा संघर्ष? संघर्ष करने के लिए आपके पास आबादी होनी चाहिए ना। इस नहीं कर रहे, फुल डालिए, हम राज कर रहे हैं। आपके पास 1% लोग नहीं है। हम अपने आप को बहुजन कह देते हैं, लेकिन बहुजन किस आधार पे है? 1% जनसंख्या नहीं है किसी भी संगठन की, 1% नहीं है इस भारत की। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। इस देश की आबादी है जो 150 करोड़ है। 1% कितना होता है 150 करोड़ का? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ जनसंख्या होती है। 1% का मतलब एक भी संगठन के पास 1.5 करोड़ लोग नहीं है। 1% भी जनसंख्या नहीं है, और अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम बहुजन है। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुत जन। 1% नहीं है और आप अपने आप को बहुजन कैसे कह रहे हो? और 1% जिसके पास संगठन नहीं है और वो चिल्ला रहा है उसके खिलाफ जो लोग देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि ये बेवकूफों को जो 1% है, ये कितना भी चिल्ला ले, मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो खुद 50,000 संगठनों में बटे हुए, खुद 50,000 संगठनों में बटे हुए हैं। इनको मुझे जब दुश्मन जानते हो कब आप पे हमला करता है? जब देखता है कि ये एकत्रित है। जब दुश्मन देख रहा है कि आपसे में लड़ रहे हैं, तो हमको इसमें घुसने की जरूरत है। लड़ा के तो साइड बात देख रहा है। बीएसपी कहती है चंद्रशेखर रावण दलाल है आरएसएस का। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के लोग कहते हैं कि बहन जी आरएसएस का दलाल है। उधर वो कहता है कि फलाना नेता आरएसएस का दलाल है। सारे बहुजनों के नेता एक दूसरे को दलाल साबित करने में लगे हुए हैं। सारे के सारे आपस में ही झगड़ा है। रहेगा एक कुर्सी पर खाएगा सब, आलू को जनता के दिखा रहा है। और हाँ, एक खास बात, मैंने राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी रहा युवाओं का, पब्लिक स्पीकर था उस समय में, तो एक सवाल मैंने राष्ट्रीय स्तर पे पूछा था कि आप ये बताइए कि ये 6000 जाति जो है वो एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है। तो उनका जवाब ये आया था उधर से कि ये चूंकि ये अशिक्षित है, अज्ञानी है और ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए हैं पाखंड में, इसीलिए ये एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा जवाब। मैंने फिर एक सवाल और किया। मैंने ये बातें कही कि चलो वो अशिक्षित थे, अज्ञानी थे और ब्राह्मणों के जाल में और पाखंड अंधविश्वास में फंसे हुए लोग हैं, इसीलिए वो एकत्रित नहीं हो रहे हैं। ये जो 50,000 जो संगठन और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, 50,000 हटा दीजिए, मैं सिर्फ 5 संगठन, मुख्य 5 संगठनों को लेता हूँ। मुख्य 5 संगठनों को लेता हूँ। तो मैंने कहा ये जो 5 राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तो पढ़े लिखे हैं, है ना, पढ़े लिखे, ज्ञानी है, शिक्षित है, ऊपर से ये ब्राह्मणों के जाल में भी फंसे हुए नहीं है, क्योंकि ये तो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों से ज्यादा ताकतवर बुद्धिमान है। ये अंधविश्वास और पाखंड को भी नहीं मानते हैं ना। हमने कहा आप लोग सिर्फ 5 ही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो 5 गो बड़ा संगठन है, आप 5 ही एक होकर दिखाइए ना। समाज को छोड़ दीजिए, 6000 जातियों को छोड़ दीजिए, आप 5 एक होकर दिखाइए ना। ये 5 भी एक नहीं हो सकते हैं। और ये 6000 जो 5 होकर के एक नहीं हो सकते हैं, वो 6000 को एक कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इनके पीछे समय बिताना और इनके पीछे अपना पैसा, अपना तन मन धन लगाना वैसा ही है जैसे जुए में इंसान पैसे लगाता है। जुए में तो फिर भी कभी न कभी जीत जाता है,
लेकिन यहाँ से जीतने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस अपनी नैतिक शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है। लोग कहते हैं कि हमारा पढ़ने के लिए अभी पैसे नहीं है, ठीक है पढ़ने के लिए नहीं है, नैतिक शिक्षा तो घरों में दी जा सकती है, उस पे दे। क्योंकि आज लोग इंजीनियर डॉक्टर वकील बन गए हैं, लेकिन क्या समाज का भला कर रहे हैं? नहीं। क्यों? उनके अंदर नैतिक शिक्षा नहीं है कि समाज के लिए भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। नैतिक शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है वैसे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस अपने आप को सुधारने में, और जो मैंने शुरुआत में बताया बीज का जो बातें मैंने बताई है, खास करके जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो इन पे खास फोकस करें, और जो अगला फसल पैदा करना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिमाग में डाले और अपने बच्चों में इन चीजों को ट्रांसफर करें। गंदी चीजें तो ट्रांसफर कर देते हैं, गाली गलौज, लेकिन ये जो अच्छी चीजें हैं उसे ट्रांसफर नहीं करते। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसे ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि बीमारियां ट्रांसफर होती है। डॉक्टर तो कहते हैं ना बीमारियां ट्रांसफर होती है। अगर आपको शुगर है तो अगर बच्चा पैदा करते हैं तो उसको भी शुगर की बीमारी हो जाएगी, कहते हैं ना डॉक्टर। तो आप जैसे हो, अगर चाहते हो कि अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, अगला जनरेशन सही हो या वर्तमान की सिचुएशन सही हो, तो अपने आप को नफरत की चीजों से दूर रखें और बौद्धिक और चेतना का विकास करने के क्षेत्र में जितना मेहनत कर सकते हैं उतना उस पर फोकस करें। तीसरी खास कि यहाँ की लड़ाई जो है वो संस्कृति की है, कोई भी राजनीतिक पार्टी और संगठन का बिल्कुल नहीं है। लड़ाई संस्कृति की है। एक तरफ हिंदू संस्कृति लड़ाई, एक तरफ बुद्ध की संस्कृति है, एक तरफ इस्लाम की संस्कृति मोहम्मद की है, एक तरफ यहूदियों की संस्कृति की लड़ाई है। और इस दुनिया में वही राज करेगा आने वाले समय में जो बिजनेस एम्पावरमेंट होगा, जो व्यवसाय के क्षेत्र में ज्यादा आगे होगा। आप क्या करते हो? सुबह उठते हो और पोस्ट करोगे, ब्राह्मणों के खिलाफ गालियां दोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, ठीक है। बात ये आता है कि वो इतने ताकतवर कैसे हैं? क्योंकि सुबह से जब से आप उठते हो ना, तो जिस साबुन से हाथ भी धोते हो बाथरूम करके, वो भी साबुन उन्हीं के यहाँ से खरीद के लाते हो, उन्हीं की फैक्ट्रियों के होते हैं। आपके पास अपना कोई भी बिजनेस एम्पावरमेंट नहीं है, व्यवसाय नहीं है। ये जिसे आप 85% कहते हो, ये आपस में बिजनेस करते ही नहीं है। मुसलमान इस्लामिक अपने अंदर पैसे का सर्कुलेट करते हैं, इकोनॉमी का, ठीक है। हमारा सारा का पैसा हम विरोध उसका करते हैं, और समाज उसी का सामान भी उसी का उपयोग करते हैं और सोचते हैं कि हम उसको कमजोर कर देंगे। मतलब आप सारा सामान मेरे यहाँ से खरीदो और बोलो कि हम कमजोर हो जाएंगे। हम क्यों? हम तो विरोध भी नहीं करेंगे आपको। आप गाली दो लेकिन सारा सामान मेरे दुकान से खरीद के ले जाओ, हमको क्या दिक्कत है आपसे? अगर ये 85% जिसे आप 85% मान रहे हो, ये अगर ये आपस में ही अगर बिजनेस करे, सारी चीजों का उत्पादन करे, क्या दिक्कत होगा? पैसे का अगर सर्कुलेट करे तो एक ताकतवर एक समाज तैयार हो सकता है, एक समुदाय। क्योंकि ये किसी के पास नहीं है। आपको एक बात मैं बताऊं कि संस्कृति की लड़ाई है, ये कभी हिंदुओं की तरफ जाती है। अगर आप हिंदू संस्कृति को मानते हो, हम किसी भी संस्कृति को गलत नहीं कह रहे हैं, सभी का सम्मान है, क्योंकि वो आपस में अपनी एक जीवन जीने की परंपरा को लेकर चलते हैं। धर्म है क्या? जीवन जीने की शैली। इस्लाम की अलग जीवन जीने की शैली है, हिंदुओं की अलग जीवन जीने की शैली है, बौद्धों की अलग जीवन जीने की शैली है, यहूदियों की अलग जीवन जीने की शैली है। सारे जीवन शैलियां हैं, पद्धतियां हैं। आपको जो शैली पसंद आता है उधर जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं किसी में भी ना जाऊं और किसी एक तरफ जाऊं, तो आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। आप जिस भी पद्धति को मानते हो, जिस भी पद्धति को, आप हिंदू मान रहे हो, हिंदू को मान के चलो, सिख मान रहे हो, ईसाई मान रहे हो, जैन मान रहे हो, बुद्धिस्ट, लिंगायत, जिस भी धर्म को मान रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से उसके लिए कार्य करो। अपने जीवन जीने की शैली में बदलाव लाओ, क्योंकि इनका जो बहुजन है ना, SC ST OBC, इनका कोई भी अपना शैली ही नहीं है, अपना कोई संस्कार संस्कृति ही नहीं है। ये कभी हिंदुओं, अगर अपने आप को कभी ये हिंदुओं की तरफ अपने आप को मोड़ लेती है, कुछ समय के लिए हिंदू हो जाता है, कुछ समय के लिए फिर ये मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लेती है, तो इस्लामिक संस्कृति में जुड़ जाती है। देखिएगा अभी कई संगठन है बहुजनों के, उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ ले रखा है। अरे उसकी अपनी संस्कृति अलग है, उसकी अपनी संस्कृति अलग है। वो आपके संगठन में होने के बाद भी वो शरीयत को मानेगा, संविधान को थोड़ी मानेगा, वो अपने धर्म को थोड़ी छोड़ेगा। और हिंदू कितना भी रहेगा वो गीता को थोड़ी छोड़ेगा, और बौद्धिस्ट कितना भी हो त्रिपिटक को थोड़ी छोड़ेगा। सारे धर्म के मानने वाले वो अपने धर्म ग्रंथों को पहले नंबर पे लेते हैं, बाद में संविधान को लेते हैं। एक मुसलमान भाई से मैंने कहा
कि आप फिलिस्तीन के बच्चों पे क्यों इतना दुख हो रहा था। तो वो कहते हैं ना, फिलिस्तीन में वहाँ पे जो बच्चे हैं ना मारे जा रहे हैं ना, इसलिए हमें दुख है। मैंने बोला बच्चे के मरने पे आपको दुख नहीं है, क्योंकि बच्चे इस्लामिक है, मुस्लिम है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। बच्चे मर रहे इसलिए नहीं, बच्चे तो भारत में भी मर रहे हैं, बच्चे सोमालिया में, अफ्रीका में भी मर रहे हैं, लेकिन आपको दुख नहीं हो रहा। दुख इसीलिए अभी म्यांमार में और थाईलैंड में भूकंप आया, कितने लोग मारे गए, कितने बौद्ध भिक्षु मारे गए, आपको उसके लिए दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके धर्म के नहीं थे। इसमें मानवता कहाँ है? मानवता है कहीं? ये तो सिर्फ धर्म के लिए हो गया कि मेरे धर्म में है तब दुख होगा और मेरे धर्म में नहीं है तो दुख नहीं होगा। तो दूसरी को वो उनको अपने साथ लिए हुए हैं, कभी हिंदुओं के साथ जुड़ करके अपने आप को, एक तरफ अपने आप को बुद्ध को मानने वाले कहते हैं, कभी हिंदुओं की तरफ सट करके अपना काम करते हैं, कभी मुसलमानों को अपने साथ में ले लेते हैं। आपका कोई वजूद नहीं है, आप उस घंटे की तरह हो कि कोई भी आता है और आपको बजा के चला जाता है, क्योंकि आपकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है। किसी एक संस्कृति को तो अपनाओ, किसी एक शैली को तो अपनाओ जिससे जीवन में एक अनुशासन आए। चाहे आपको बुद्ध पसंद हो तो बुद्ध की संस्कृति को अपनाओ, इस्लाम पसंद है तो इस्लाम की संस्कृति को अपनाओ, हिंदू की संस्कृति पसंद है तो हिंदू की अपनाओ, किसी की तो अपनाओ, अपने जीवन शैली में तो उतारो अनुशासन को। लेकिन किसी का नहीं मानते हैं और कभी उधर डोल रहे होते हैं मुसलमानों के साथ, कभी हिंदुओं के साथ, कभी बौद्धिस्टों के साथ, कभी सिखों के साथ डोल रहे हैं। मतलब घंटे की तरह कोई भी आ रहा, आपका उपयोग कर रहा अपने भीड़ में, और आप उपयोग हो रहे हो और अपने आप के जीवन को बर्बाद कर रहे हो। किसी भी तरह आप नहीं हो, किसी भी तरह। हाँ, वो घंटे की तरह इधर उधर कोई भी आ रहा बजा के चला जा रहा है आपको। कभी हिंदू आ रहे बजा के चले जा रहे हैं, कभी मुसलमान मुगल आ रहे हैं आपको बजा के चले जा रहे हैं, कभी कोई और आ रहा है आपको बेवकूफ बना करके, बुद्ध को मानने वाले आपको बेवकूफ बना के चले जा रहे हैं। किसी एक शैली को तो मानो, कहीं तो एक जगह का स्थिर हो को। आप कितना भी इधर उधर डोलते हो, लेकिन अपने घर पे आते हो ना एक जगह स्थिर होने के लिए, आते हो कि नहीं आते हो अपने घर पे? कहीं भी पूरा भारत घूम लीजिए, लेकिन आपको शांति अपने घर में आती है। आपकी अपनी कौन सी संस्कृति है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। कौन सी संस्कृति है आपकी? किस जीवन शैली को मानते हो आप? जिसे भी मानते हो उधर रहो तो सही, ईमानदारी से, जहां पे भी हो, डोलो मत। और फिर अपना विकास, क्योंकि जब तक हम एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, पहले हम चरवाहे की तरह होते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग घर बनाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया तो एक जगह स्थिर हुए, स्थिर हुए तो हम बौद्धिक विकास होना शुरू किया। नहीं तो हम जिंदगी भर क्या करते थे कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शिकार मारने के लिए भाला लेकर भागते रहते थे, जब हम आदि मानव थे। घर हुआ, खेती हुआ, ज्यादा अनाज उगने लग गया, हम एक जगह बैठ के खाना शुरू कर दिए, तो हमारा बुद्धि का विकास भी होने लगा कि हम चलो सोचने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन आप तो अभी तक इधर उधर डोल ही रहे हो, खनाब दोषों की तरह, आदि मानव की तरह। आपकी अपनी एक जगह पे स्थिरता नहीं है। और रोने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक जीवन शैली को अपनाओ, एक जीवन पद्धति को अपनाओ, चाहे वो आपको जो भी संस्कृति अच्छी लगती हो, इस्लाम, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, यहूदी, पारसी, जैन, जो भी, सिखिज्म, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी जीवन शैली को आपको लगता है कि इस जीवन पद्धति को अपना करके हम अपने जीवन में अनुशासन को ला सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपना शिक्षा का विकास कर सकते हैं, शैक्षणिक, बौद्धिक, मानसिक चेतना का विकास कर सकते हैं, उस पर फोकस करें, डोले नहीं। अपने भी डोल रहे हैं और अपने बच्चों को भी डोला रहे हैं। हमें पसंद था, हम 2 साल पहले तक हम हिंदू थे, हमें ऐसा लगा कि नहीं, इसमें मेरा विकास नहीं हो रहा है, ज्यादा पैसे मुझे पूजा पाठ में खर्च हो जा रहे हैं, और मैं उन पूजा पाठ के खर्च को बचा करके मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ताकि मैं पैसे के खर्च को बचाना चाह रहा था। ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपके पास ज्यादा पैसा और हम हिंदू धर्म में रह करके पूजा पाठ करा के भी अपने शिक्षा का विकास कर सकते हैं, शैक्षणिक विकास कर सकते हैं, जरूर करें। क्योंकि मैं किसी धर्म का विरोध करने यहाँ नहीं आया हूँ, सीधी सी बात है। आप जिस भी परंपरा को मानते हो उसे आप मानो, लेकिन हम कहते हैं मानो तो सही, मानो तो सही, पर अनुशासन में तो लाओ। कम से कम हिंदू बनोगे तो सुबह सुबह कम से कम पूजा पद्धति बैठोगे तो थोड़ा देर के लिए पूजा करने के लिए शांति से। बुद्ध को मानते हो, कम से कम बुद्ध के सामने तो बैठोगे सुबह सुबह 5-10 मिनट वंदना करने के लिए। इस्लाम कबूल करोगे तो कम से कम 5 टाइम नमाज तो पढ़ोगे, कम से कम शांति तो रहोगे, एक अनुशासन तो पालन करोगे। किसी में जाओगे कम से कम अनुशासन तो आएगी ना जीवन में। लेकिन आज क्या है, कोई अनुशासन नहीं है जीवन में किसी का भी।
तो एक अनुशासन में आए आप लोग, अपने जीवन में अनुशासन को लाएं, संकल्प को लाएं और शिक्षा का विकास करें, संस्कार को घर में डेवलप करें, विकसित करें। और मैं यही चाहता हूं, और इसी बात को बताने के लिए मैं पूरे भारत में मैत्री भावना, एक मित्रता की भावना, मैं नहीं कहता कोई भी धर्म ऊंचा है और नीचा है। मैं स्वयं भिक्षुओं का संग छोड़ करके आया हूँ, क्योंकि मुझे वहां ये बोला जा रहा था कि अगर तुम बौद्ध धर्म अपनाए हो तो बोलो गौतम बुद्ध बड़े हैं, राम छोटे हैं, मोहम्मद छोटे हैं, वो उनको तुम्हें मानना होगा कि वो छोटे हैं। मैंने कहा नहीं मानूंगा, अगर मानूंगा तो सबको बराबर, और नहीं तो किसी को नहीं मानूंगा। और यही चीजें वहां मेरे से बहस हुई, और उस वजह से मैंने भिक्षु संघ छोड़ करके बोध गया से मैं यहाँ अपने सेंटर पे खोला हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करता, और मैं ना किसी को नीच मानता हूँ। अगर है तो राम भी उसी स्तर पे है, कृष्ण भी उसी स्तर पे है, बुद्ध भी उसी पे है, महावीर, जीसस, मोहम्मद, नानक, गुरु नानक, रविदास, कबीर, सब उसी स्तर पे है मेरे नजर में, सब। मैं किसी का विरोध नहीं करता, इसीलिए आपको भी किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरे घर पसंद नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे आए महावीर जी के यहाँ पे, महावीर ने आपको आदर सत्कार नहीं दिया, कल से मत आना। आप यही करोगे ना, महावीर ने अच्छा से आदर सत्कार नहीं दिया, आप मत आना। लेकिन आप डेली जाकर के विरोध करोगे महावीर का, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आपको महावीर के घर का संस्कार और संस्कृति पसंद नहीं आया, मत करो ना। लेकिन इनके घर के संस्कृति और संस्कार का आपको विरोध करने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म की और किसी आस्था का विरोध करने का आपको अधिकार। और जो भी ये भड़का रहे हैं उनसे दूर रहें। मैं स्वयं भिक्षु हूं और ये बातें मैं कह रहा हूं कि वैसे लोगों से दूर रहे जो भड़का रहे हैं। जो भड़का रहा है तो गुज्जे छिटका मार रहा है देश पर। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और यही बातें बताने के लिए मैं निकला हूं पूरे भारत में, दुनिया में, कि एक मैत्री भावना। आपको देखिए, मुझे करेला पसंद नहीं है, आपको करेला पसंद है, ठीक है, आपको लौकी पसंद है, इनको पनीर पसंद है, तो ठीक है ना, आपका टेस्ट है, आपको अगर चीजें जो पसंद है आपको पसंद है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जो करेला खाता है वो गंदा आदमी है, वो नीच है, ये अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। नहीं, मुझे पसंद नहीं है करेला, आप, लेकिन आपको करेला पसंद है, आपके लिए वो फायदेमंद है। मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। आपको पसंद है, आप खाओगे, तो मैं आपकी भी इज्जत करूंगा कि चलो आपको जो पसंद है आप खाओ, मुझे जो पसंद है मैं खाऊं, इनको जो पसंद है वो खाए, उनको जो पसंद है वो खाए। जिसको भी जो धर्म पसंद आता है उसमें रहे, नफरत ना करे कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर जैसे ही, क्योंकि मुझे वहां सिखाया क्या गया कि हमारा धर्म जो बौद्ध धर्म है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैंने कहा अगर मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगा ना, तो मेरा श्रेष्ठता आपके नीचता होने पे निर्भर करता है। अगर मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगा कैसे, जब तक आप लोगों को नीच नहीं मानू। बिना आप लोग को नीच माने हुए अपने आप को श्रेष्ठ मान सकता हूं क्या? नहीं माना जा सकता है। मेरा यही मानना है कि श्रेष्ठता की भावना हटा दे, सब समान है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ होगा तो नीच भी होगा। ऐसा कोई पहाड़ देखे हैं जो सबसे ऊंचा भी हो और खाई भी ना हो? ऐसा कोई पहाड़ है? ऊंच होगा तो खाई भी होगा, और मैं ऊंच ही नहीं रखूं तो खाई भी नहीं होगा। आप जितना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगे उतना नीचे खाई दिखेगा, जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे खाई दिखेगा। आप यहाँ पे खड़े हो बराबर में, तो खाई नजर आएगी क्या? अभी जहाँ है, यहाँ से हम सब एक समान है। हम जैसे ही अपने आप को छत पे ले जाएंगे तो उतना ही मेरे और आप में दूरियां होंगी और उतना ही खाई निर्माण हो जाएगा। और वो खाई कभी भी समानता नहीं लाती है। किसी भी धर्म को माने, किसी भी जीवन पद्धति को माने, जीवन शैली को माने, लेकिन दूसरे का विरोध ना करे, मैत्री भावना स्थापित करे, बोले कि हाँ तुम्हें ये चीजें पसंद है, तुम्हें वो मुबारक, मैं खुश हूं कि तुम्हें ये पसंद है, मैं अपना मानता हूं, तुम अपना मानो, और हम एक दूसरे के साथ में दोस्त हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं, यही मैत्री भावना स्थापित करने के लिए, इसी उद्देश्य से मैं घर से निकला हूं पूरे भारत की पैदल यात्रा पे। और आज मैं यहाँ पे पहुंचा था कल ही रात में, और आज आप लोगों से मुलाकात हुई, और आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।